Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. We were doing about globalization. Yes, sir. We did the economic part of globalization. We did the cultural part of globalization, and there is another part of globalization that we have to discuss. But that is political globalization. But before I move to political globalization, I have to tell you that diseases have also played a role in globalization. You know that many of the colonies were taken out by colonizers because of germs. एक अमेरिकन सेनेटर बोलता है ब्रिटिशर्स को, यू आर लकी दैट द स्मॉल पॉक्स जर्म्स बिकेम योर गुड आर्मामेंट. इसी गोली से तो एक मरेगा, लेकिन जिस वक्त स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक हो जाता है तो हजारों मरते हैं, तो जगह खाली हो जाती हैं. दे वर वेरी लकी बिकॉज स्पेन में जब भी वो जाते थे कॉलोनाइज करने के लिए, उनके साथ स्मॉल पॉक्स जर्म्स होते हैं. वो इम्यून थे स्मॉल पॉक्स के, लेकिन जहां जाते थे वहां लोग इम्यून नहीं थे, उनको स्मॉल पॉक्स में मरते थे, तो जगह खाली हो जाती थी. अच्छा, आपको पता है एक बड़ी बात क्या हो गई अफ्रीका में? रेनडियर पेस्ट डिजीज हो गई. अच्छा, अफ्रीका इन्होंने 1855 में आपस में बांटा. अब अफ्रीका में क्या इंटरेस्ट था? एक तो वहां से स्लेव लेते थे, और क्या था, और इनको ये क्या लेते थे, वहां प्लांटेशन करते थे, लैंड काफी था, और क्या करते थे, और वहां पर माइंस काफी थे तो माइनिंग करते थे. तो उनको अफ्रीका बड़ा अच्छा सूट हुआ फॉर माइनिंग, फॉर प्लांटेशन. मगर इनके पास आदमी नहीं थे. जो नॉर्मल अफ्रीकन था उसके पास गायें थी, भैंसें थी और जमीन थी. जब जमीन है, गाय है, भैंस है, तो उसको नौकरी करने की क्या जरूरत है? दे वर रिफ्यूजिंग टू गो फॉर जॉब्स. इन्होंने कहा इसका क्या इंतजाम करें ताकि लोग आए. तो उन्होंने कहा, उन्होंने हेरिडिटरी लॉज चेंज की, जो उनके ट्रेडिशनल हेरिडिटरी लॉज थे, जैसे हर बच्चा वारिस है बाप की प्रॉपर्टी का. उनको नहीं जी, पहला बच्चा जो है वो वारिस रहेगा. जैसे ना बादशाह में वो कहते हैं द फर्स्ट चाइल्ड विल बी द प्रिंस, इसी तरह से द फर्स्ट चाइल्ड विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ही कैन वारिस प्रॉपर्टी का बड़ा बच्चा होगा, बाकी को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा. जब ऐसा रूल इम्प्लीमेंट हो गया तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? अब तो उनके पास ना गाय में हिस्सा है, न भैंस में हिस्सा है, न जमीन में हिस्सा है, तो नेचुरली वो नौकरी करने के लिए गए. तो इस तरह से क्या हुआ कि अंग्रेजों को लोग मिले. और दूसरा ये भी उन्होंने टैक्स लगाए. टैक्स ने हैवी लगाया कि ये मजबूर हो गए नौकरी करने के लिए. इनको नौकरी करने की अंग्रेजों को क्यों चाहे थे लोग नौकरी करने के लिए, जरा बताओ? या जो कॉलोनाइजर्स है उनको क्यों चाहे थे लोग नौकरी के लिए? अरे प्लांटेशन में लोग चाहे, चाहे वो टबैको प्लांटेशन हो, चाहे वो टी प्लांटेशन हो, चाहे वो इंडिगो प्लांट, जो भी प्लांट हो उसके लिए मैन पावर चाहे. और दूसरा माइनिंग के लिए मैन पावर चाहे. तो दे वर वेरी एंक्शियस टू हैव लेबरर्स फॉर देयर बिजनेस. अच्छा, अब क्या हुआ? डिजीज की वजह से क्या हुआ कि लैंड इनको ज्यादा, मैन पावर तो कम हो गया, बिकॉज जिस वक्त डिजीज फैलती थी तो लोग मरते थे. ये तो लैंड को ऑक्यूपाई करते थे. लैंड ऑक्यूपाई करना भी एक बड़ी चीज थी, लेकिन लेबर मरता था. तो बट एनीवे दे वर हैप्पी व्हेन दे वुड एक्वायर लैंड. फिर ये लेबर को और किसी जगह से लाते थे. तो आपको पता है मैंने आपको कहा इंडेंचर्ड लेबर एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये लेबर डिफरेंट जगहों से लाते थे और डिफरेंट जगहों पर उनको काम कराते थे. अगर मान लीजिए अफ्रीकन लेबर अवेलेबल नहीं है तो चाइना से लाएंगे, इंडिया से लाएंगे, असम से या श्रीलंका से लाएंगे, फिजी से लाएंगे, ट्रिनिडाद से लाएंगे, डिफरेंट जगहों से लाएंगे. तो मगर लैंड तो होना चाहिए जहां पर प्लांटेशन होगी. तो इस तरह से उनको डिजीज ने, अब देखो ना डिजीज कैसे इकट्ठे करते हैं वर्ल्ड को. देखो इस वक्त तो आपको सीधा समझ आया, कोविड आया, सारा वर्ल्ड इकट्ठे हो गया, सब ने इकट्ठे फाइट की टू फाइंड अ वैक्सीन, है कि नहीं? और अभी दूसरा इसका दौर भी आया, अब तीसरा दौर आ रहा है, लेकिन द एंटायर वर्ल्ड इज फाइटिंग टुगेदर to find vaccines for defeating the epidemic, इसको जिसको एंडेमिक कहते हैं. अच्छा, अब सवाल यह है कि दिस इज हाउ डिजीज ऑल्सो ट्राई टू यूनिफाई द वर्ल्ड. फिर देखो डिजीज, जिसको एक डिजीज का इलाज निकला वो सारी दुनिया में इलाज पहुंचा. पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड एट वन प्लेस, इट रीच्ड एवरीवेयर, है कि नहीं? इसी तरह से आपका कोई भी दवाई कहीं भी डिस्कवर होता है वो सारी दुनिया में चलता है. इस तरह से मेडिसिन थ्रू आउट द वर्ल्ड आर बीइंग सर्कुलेटेड एंड द वर्ल्ड बिकम्स वन. अच्छा, अब हमने करना है पॉलिटिकल क्या? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. अब बोलते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? एक ही किस्म की पॉलिटिकल धारा, जैसे ट्रेड सब जगह ओपन हो गया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई, इसी तरह से देखो डेमोक्रेसी तो महल कमिटी आसान प्रस जाए तुम्हें
बिकॉज जुट इत पे गरस जुट ट्राइबस जुट पे दोन त्रेन ट्राइबन तुम कर यहाँ जुट चाल तो डेमोक्रेसी वॉज देयर राइट इन द एट द ग्रास रूट लेवल मगर एट द टॉप देयर वॉज नो डेमोक्रेसी देयर वॉज अ मिनॉरिटी और देयर वॉज एलिगॉर्की बुझी ग्रास रूट पर तो एवरी लेवल पर क्या होता था या तो बादशाह होता था या तो डिक्टेटर होता था या ओलिगार्किक लीडर होता था जैसे चाइना में है या ऐसे ही होता था मतलब डेमोक्रेसी टॉप पर नहीं थी हमेशा बादशाह होता था राजा होता था डिक्टेटर होता था है कि नहीं तो मगर बाद में चेंज आई चेंज सबसे पहले लंदन में आई लंदन में शुरू हुआ पार्लियामेंट पर लेट मी टेल यू ये तो यूरोप की बात है मगर इंडिया में शुरू से ही राजा को इलेक्ट किया करते थे फिर बाद में बादशाह आ गए उन्होंने कंट्रोल किया चेंज हो गया सिस्टम तो लंदन में इसी तरह सारी दुनिया में ही बादशाह थे तो क्या हुआ लंदन में जनाब सबसे पहले उन्होंने कहा जी वी मस्ट हैव अ पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट वाज एडवाइजर टू द किंग उसको अथॉरिटी नहीं थी कोई काम करने का दे वुड प्रपोज एंड द किंग वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट किंग के एडवाइजर्स होते थे जो उनको नोबल्स कहते थे नोबल्स भी जो थे वो किंग को एडवाइज करते थे तो इस तरह से जो है जो नोबल्स उनको एडवाइज करते थे मगर ही वाज द टोटल पर्सन दे वर ओनली एडवाइजर्स एग्जीक्यूटर तो वही था जो और एक स्लोगन था किंग कैन डू नो रॉन्ग जो बादशाह करेगा वही ठीक है और यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट किंग कैन डू महाराजा बहादुर की जय और यू अंडरस्टैंड तो ये महाराजों को बहुत लोग जारी करते थे अच्छा अब क्या हुआ कि इंग्लैंड में जनाब पार्लियामेंट पहले शुरू हुआ जब इंग्लैंड में पार्लियामेंट शुरू मगर वो पार्लियामेंट भी एडवाइजरी था उसको भी हुकूक नहीं थे जो कि रियल पार्लियामेंट को 1688 में क्या हुआ 1688 में क्या हुआ जरा आप बताओ 1688 में क्या हुआ 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहां हुआ यह इंग्लैंड में हुआ ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ और ये रेवोल्यूशन इसको ग्लोरियस क्यों कहते हैं क्योंकि कोई मारा नहीं गया सारे लोग खड़े हो गए व्हेन एवरी मैन इज ऑन द स्ट्रीट पता है नेपोलियन क्या कहता है नेपोलियन व्हेन एवरीबॉडी इज ऑन द स्ट्रीट देन व्हाट डज नेपोलियन से यू डोंट नो if everybody is on the street the only thing and the safest thing that army man can do is to sit on his own bayonet and pull the trigger नतक सुलत मज आर्मी मैन ये वो सारी हा सड़क पे चलिन नत गल जान गो पाने गाल पानस किस पे नतलत मज सह बिहन अत बायोनेट्स पे नत बानस उल्ट पट और यू गेटिंग तो ऐसे ही सारे आदमी बाहर निकले कोई गोली नहीं चली बादशाह ने सरेंडर किया उन्होंने कहा बादशाह को कौन था बादशाह ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जेम्स सेकंड को कहा तख्त से हटो अपनी लड़की को रखो और अपने दामाद को रखो और तमाम पार्लियामेंट्री तमाम मोनार्किक पावर्स जो है वो पार्लियामेंट को सौंपो देन दिस किंग बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल किंग समथिंग दैट मीन्स ही कैन only execute things that are passed by the parliament. Constitutional monarchy. That means he's a monarch, but he's a constitutional monarch. That means he cannot execute his decisions. He will execute the decisions of the parliament. Are you understand? तो वहां से पार्लियामेंट के पास पावर आ गए अब ये पार्लियामेंट राज जो है आहिस्ता से फैल गया 1688 में यहाँ हुआ फिर यही लोग गए अमेरिका कौन गए अमेरिका तो रिबल्स गए जिनके पास जो इंग्लैंड में क्या था या तो चर्च करता था किसी को इम्प्लिकेट है कुफर माना तुम क्या वन से अंग्रेज कुफरस ब्लास्फेमी कत्ल कर या सह मार सो चलान वात अमेरिका चूर क्रिमिनल खतर वात अमेरिका रिबेल एक्सेप्ट कर चर्चस एक्सेप्ट गवर्नमेंट वात अमेरिका गो अमेरिका मज तमाम तम नफर बेसिकली एनर्जेटिक नफर तो बे स्मार्ट तो या तम रिबेल या तम एग्जीक्यूटेड बाय द चर्च और एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट
or they were otherwise bad characters, whatever they were, but they would go to. मगर अमेरिका में जो है वो तो या तो इंग्लैंड के आदमी है या तो फ्रांस के आदमी है। डेमोक्रेसी तो यूरोप में आ गई है, अब अमेरिका वालों ने कहा हम भी डेमोक्रेसी करेंगे। वहां बड़ी लंबी बात चली। अमेरिका वाज अ कॉलोनी ऑफ, अमेरिका किसकी कॉलोनी थी? अमेरिका ब्रिटेन को ब्रिटिश कॉलोनी थी। कनाडा किसकी कॉलोनी थी? अगेन ब्रिटिश कॉलोनी। इंडिया से पहले अमेरिका और कनाडा थी कॉलोनी। इसी इंग्लैंड ने सारी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। अमेरिका वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, कनाडा वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। एंड आपको पता है कि अमेरिका में क्या हुआ? 1775 में वहां रेवोल्यूशन शुरू हुआ। वो क्या हुआ? अमेरिकन ने कहा भाई हम टैक्स देंगे आपको अगर हम भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट भेजें और आपको टैक्स। इफ वी आर अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, don't make us a colony, but make us your equal. That means let our people represent us in the parliament. वो पर अंग्रेजों ने नहीं माना। They want to keep them as a colony and exploit them, tax them. उन्होंने कहा हम टैक्स क्यों देंगे if we are not a part of your parliament? तो शुरू हुआ बॉस्टन टी वॉर से शुरू हुआ। तो जब बॉस्टन पर टी लैंड हो गई तो अब इनका टी का टैक्स नहीं उतरा, उन्हें ये सारी टी उठाई और समुद्र में फेंक दी। तो लड़ाई शुरू। इस पर क्या गो आपको ऐसा इंसिडेंट कहीं पता है हुआ है? हाँ, ओपियम वार का शुरू। ओपियम का पूरा पहुंच गया चाइना। चाइना ने उठाई सारी गठियां फेंक दी, मगर चाइना वाज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिपेल इंग्लैंड। यहां पर इंग्लैंड वाज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिपेल अमेरिका। यहां उल्टा था। इंग्लैंड ने हर कोशिश की अमेरिकन को दबाने के लिए, लेकिन ये बड़े स्ट्रांग हो गए, बड़े फोर्सफुल हो गए। और कौन इनका लीडर था? हु वाज द कमांडर चीफ ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट देयर? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन वाज द कमांडर ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस हु हेल्प्ड अमेरिकन टू बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश। सारे परेशान यार, ब्रिटिश को डिफीट मिली, ब्रिटिश को फिर आपस में वो अपनी को तसली क्या दिया यार, आखिरकार हमारे ही बच्चों ने हमें डिफीट की, किसी और ने नहीं दी, क्योंकि वो सारे ब्रिटेन और फ्रांस के थे। हमारे बच्चों ने ही हमको डिफीट दी और किसने नहीं दी, ये अपने आप को उन्होंने खुश करने की कोशिश। अच्छा सुनो, तो मैं क्या कह रहा था? तो हमें अपने ही बच्चों ने डिफीट किया। फिर आपस में उन्होंने अपने आप को तसली दी कि लेकिन फिर तो खाई उन्होंने। और अपन तो देखो जॉर्ज वॉशिंगटन बन गया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और जॉर्ज वॉशिंगटन दूसरी दफा भी प्रेसिडेंट बना, और तीसरी दफा उन्होंने उसको कहा फिर तुम प्रेसिडेंट बनो। उसका नहीं, आई डोंट वांट टू बी प्रेसिडेंट। ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए लोगों के अंदर। यहाँ तो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं। आपने देखा नहीं 150 करोड़ रुपया एक आदमी के पास एक ही जगह निकला, और उसके बाद और जगहों पर छापा रहा, वहां भी निकला। तो यहाँ पर करप्शन का ये हाल है, ब्लैक मनी का ये हाल है। ऐसा कहाँ कैरेक्टर है कि एक आदमी को कहते हैं तुम फिर एक दफा प्रेसिडेंट बनो, वो कहते हैं नहीं, आई डोंट वांट टू बिकम प्रेसिडेंट। टू टर्म सो इस तरह से अमेरिका 1975-1976 में अपने आप को आजाद कर पाया ब्रिटिश से, और उन्हें फिर अपना पार्लियामेंट बनाया। और अमेरिकन हिस्ट्री में एक ऐसा प्रेसिडेंट था जिसका नाम था इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन ने डेमोक्रेसी की अपनी एक डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी जरा बताओ? नहीं पता है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या? रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो डेमोक्रेसी का था ये यूरोप में फैल गया अब सब जगह। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ जरा बताओ? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी क्या किया, किंग को खत्म किया और डेमोक्रेसी की तरफ चले। ऑल कंट्रीज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता सारी वर्ल्ड में फैल गया। आपके इंडिया में डेमोक्रेसी है, आपको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, आपके कुछ मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है, लेकिन ऑन द होल वर्ल्ड जो है एक आइडियोलॉजी से गवर्न हो रहा है, दैट इज डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। That people must have the right to express themselves, people must have the right to rule themselves, people must have the right to do things that they want to be done for themselves. तो ये था political globalization. That a certain political ideology spread across the world, and most of the countries accepted it as a norm for running their countries. Right? ये हमारा last phase था
किसका? Globalization. ग्लोबलाइजेशन लास्ट फेज था। अब इस ग्लोबलाइजेशन फेज के अंदर आपको समझ आया कि कैसे वर्ल्ड फाइनली जुट गया, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, कल्चरली देखो ना, अब सब जगह देखो एक ही जबान बोलते हैं, सब जगह देखो टेबल कुर्सियां में बैठे हैं, सब जगह देखो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर, लीगल structures of your buildings and roads, structures of your parliament, all are governed by a simple same norm. अरे structure of your malls, हर जगह malls ऐसे ही है कि नहीं? तो मगर मतलब कल्चर तो हमारा ग्लोबलाइज हो गया, तो मगर इतना भी ग्लोबलाइज नहीं हुआ कि डेट हम बिल्कुल गुम हो गए। इसमें पोप ने एक दफा लेक्चर दिया, कहता है इट इज नॉट अ स्फीयर, culture of globalization has not created a sphere without edges. It is a polyhedron पर जिसके बहुत से कोने हैं, and those कोने जो है it is a solid but with many corners. वो कोने जो है they represent our local and national character. They represent our local and national culture. अब तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टी हर चीज, मल्टी रिलीजियस, बट India is one country. We speak the same language, yet we speak our languages also. We have many religions. We have many religions, and we follow them. We have rituals. We follow them. In spite of the fact that we have become one, but we have not given up our local culture, our regional culture, our religious culture, our social behavior. सो वो चलता है, लेकिन इसके ऊपर एक एनवेलपिंग इफेक्ट वर्ल्ड कल्चर का हो गया है। इज दैट राइट? तो आई थिंक टुडे वी हैव डन अ गुड जॉब।